हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स ट्रेड। दोस्तों, हमने अपना न्यू सेशन स्टार्ट कर दिया है और न्यू सेशन में सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है एनपीओ। अब देखो, एनपीओ को ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो 2 लेक्चर अपलोडेड है ऑलरेडी। ये लेक्चर हमारा थर्ड है। अगर आपने उन 9 लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप उसे देख लो। मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। देखो, आज हमारा जो लेक्चर नंबर थर्ड है बहुत इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स जिसकी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। टॉपिक का नाम क्या है, देखो रीड कर सकते हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इन कुछ आइटम्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। बिल्कुल बेसिक वीडियो और बहुत इजी टॉपिक है ये। बहुत शॉर्ट में इसको हम अपने निपटा देंगे। देखो, सबसे पहले लिखा है एंट्रेंस फी, एडमिशन फी। अगर कोई पर्सन एनपीओ में एडमिशन लेता है तो अगर उस टाइम कुछ एंट्रेंस फी यानी एंट्री करने का फी देता है या कुछ एडमिशन लेने के लिए फी देता है, तो उस एनपीओ के लिए क्या होगा, ये इनकम होगा। और मैंने आपको समझाया था कि इनकम है तो क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा ये क्रेडिट साइड। ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी का मतलब क्या होता है, ऑल ओवर मतलब पूरी लाइफ के लिए उसने एक बार ही फी दे दी। सपोज मैंने किसी स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन किया और मैंने कहा भाई ये 2 लाख रुपए पकड़ो, जिंदगी भर के लिए फ्री, अब मैं कभी भी फी नहीं दूंगा। ये लाइफ मेंबरशिप फी है, जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं उसमें जाऊंगा। उसकी मैं किसी मंथ में या किसी एनुअली सब्सक्रिप्शन में कोई फी मैं पेमेंट नहीं करूंगा। इसे कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। तो लाइफ मेंबरशिप फी जो होती है ये एनपीओ के लिए लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी तो कहाँ जाएगा, तो सर लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड इसको शो करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फी। ध्यान रखना, लाइफ मेंबरशिप लाइबिलिटी साइड जाएगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्या है, डोनेशन। तो अगर हम बात करें डोनेशन की, तो डोनेशन हमारा सबसे पहले बात है कि 2 तरह का होता है। एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, और दूसरा होता है जनरल डोनेशन। ठीक है, इस डोनेशन को ही हम फंड भी बोलते हैं, यानी आप फंड बोल लो या डोनेशन बोल लो। और डोनेशन या फंड दोनों सेम चीजें, दोनों का सेम ट्रीटमेंट है, कुछ भी अलग नहीं है। तो पूरा का पूरा मैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग यानी इससे पहले पार्ट 2 में समझा चुका हूँ। यानी ये टॉपिक हम लेक्चर नंबर 2 यानी पार्ट 2 में कर चुके हैं। तो प्लीज आपको समझना है तो एक बार आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग यानी पार्ट 2 को देख लो। कंप्लीट 100% समझाया है और मैंने 2 क्वेश्चन भी कराया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, डोनेशन 2 तरह का होता है, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। अब ये सारी चीजें मैंने पार्ट 2 में पढ़ाया है, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अब जो जनरल डोनेशन है, यानी ऐसा डोनेशन किसी जिसके साथ कोई स्पेसिफिक कंडीशन को ऐड नहीं की गई है। सपोज मैंने किसी एनजीओ में गया, मैंने कहा ये 1 लाख रुपए लो, डोनेशन है आपके लिए, मतलब आप पकड़ो, और मैं चुपचाप अपने घर आ गया। मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि आप इस पैसे को कहाँ यूज करोगे, तो ये उसके लिए जनरल डोनेशन है। तो अगर उसके लिए जनरल डोनेशन है तो ये अपने इनकम के रूप में यूज करेगा। यानी जनरल डोनेशन क्या है, एनपीओ के लिए इनकम है। और इनकम है तो कहाँ शो किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड जाएगा सर, ये क्रेडिट साइड इसको शो किया जाएगा। अब साथ साथ नोट कर लेना। सर स्पेसिफिक डोनेशन है, तो स्पेसिफिक डोनेशन है तो हमारी लाइबिलिटी है। ऐसा क्यों, कि मैंने कहा कि भाई ये 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, इससे आपको बिल्डिंग बनवानी है, इससे आपको बुक्स परचेज करना है, इससे आपको ये काम करना है। यानी जब तक मैं वो काम ना कर दूं तब तक वो डोनेशन उस एनपीओ के लिए लाइबिलिटी रहेगा। मैंने उसको 2 लाख रुपए दिए थे, कहा था बिल्डिंग परचेज करना, जब तक वो बिल्डिंग नहीं परचेज करता तब तक वो लाइबिलिटी में शो करेगा। सर बिल्डिंग परचेज करेगा तो लाइबिलिटी उसको 0 कर देगा, एक बिल्डिंग ऐड कर देगा और अपना कैपिटल फंड भी ऐड कर देगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके लिए आप पार्ट 2 देख लो, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। उसके बाद आती है सर लेगेसी। अब देखो, लेगेसी का मतलब क्या होता है, खानदानी जो जायदाद होती है ना उसको लेगेसी बोलते हैं। तो लेगेसी डोनेशन यानी एनपीओ में कुछ लेगेसी डोनेशन है। सपोज मान लो कि मेरे पास जो भी एक खानदानी है, अब ये क्या हुआ कि मैं, मेरे पापा ने मुझे दिया, मैं अपने बच्चों को दूंगा, वो उसको दूंगा, तो ये मेरे लिए लेगेसी है, आज चलता हुआ आ रहा है। कभी कभी क्या करता है कोई, अपनी लेगेसी को डोनेट कर देता है। अपनी लेगेसी को डोनेट कर सकते। सर क्या मतलब है लेगेसी को डोनेट करने का मतलब क्या है, तो लेगेसी को डोनेट करने का मतलब है कि सपोज कोई पर्सन है, मान लो कि मैं ही हूँ और मेरे बाद मेरा कोई नहीं है, और मेरी जो भी खानदानी जमीन है, मैंने एक एनजीओ से कहा ये देखो एक काम करो, मैं जब तक जीऊंगा ठीक है, मेरे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी आपकी।
मैंने किसी अनाथ आश्रम को बोला या किसी एनजीओ को बोला, किसी एनपीओ को बोला, किसी सोसाइटी को बोला कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक तो ठीक है, मेरी मरने के बाद ये जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टी आपकी। तो सर ये तो डोनेशन हो गया ना आपके मरने के बाद, लेकिन नहीं, मरने के बाद ये मैंने खानदानी जमीनें दे रहा हूँ, ठीक है, ये डोनेशन ही लेगेसी होगा, डोनेशन ही है, मतलब लेगेसी का डोनेशन हमने कर दिया। तो सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो सेम इसका भी वही सिस्टम है। अगर वो मैंने लेगेसी किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया होगा, तो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया होगा, या नॉन स्पेसिफिकली होगा, मतलब मैंने जो लेगेसी डोनेट करने के लिए बोला है, मैंने कहा कि आपका उसके बाद आप जो करना करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी नॉन स्पेसिफिक पर्पज, यानी जनरल लेगेसी, जनरल लेगेसी डोनेशन है। मतलब वो जो डोनेशन क्या है तो लेगेसी, समझो देखो लेगेसी को डोनेट कर दिया गया तो है, तो लेगेसी, लेगेसी की डोनेट करोगे तो डोनेशन बन गया, तो ये डोनेशन है, लेगेसी का डोनेशन है, लेकिन है तो डोनेशन ना। तो जैसे आपने इस डोनेशन का ट्रीटमेंट किया है, सब सेम टू सेम इस डोनेशन का भी ट्रीटमेंट वैसे ही किया जाएगा, ठीक है ना। मैं कुछ पैसे अर्न करके दूं, डोनेशन है, अपनी खानदानी जमीन ट्रांसफर कर दूं तो भी डोनेशन है, बस ये डोनेशन है, ये लेगेसी का डोनेशन है। तो एनपीओ के लिए आप कुछ भी दो, लेगेसी का डोनेशन दो या अपना खुद का डोनेशन, उसके लिए तो डोनेशन है। तो डोनेशन का सिंपल सा रूल है, वो देखेगा स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक है, अगर स्पेसिफिक है तो लाइबिलिटी में डालेगा जब तक वो काम पूरा ना कर दे, नॉन स्पेसिफिक है जनरल तो इनकम में डाल देगा। तो सेम एज इट इज वही है, लेगेसी भी वही है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए, नॉन स्पेसिफिक पर्पज के लिए। अगर स्पेसिफिक पर्पज के लिए तो लाइबिलिटी में शो किया जाएगा जब तक वो पर्पज को फुलफिल ना कर दिया जाए, और नॉन स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया तो जितनी भी वैल्यू होगी इस डोनेशन की वो अपना इनकम शो करेगा, और इनकम शो करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड शो कर देगा, ठीक है। तो आप डोनेशन कह लो, देखो मैं समझाता हूँ आपको, आप डोनेशन कह लो, आप फंड कह लो, या लेगेसी का डोनेशन कह लो, ये तीनों आइटम का ट्रीटमेंट जो है सेम है, ट्रीटमेंट जो है क्या हो, सेम है। और ये मैंने आपको फंड बेस अकाउंटिंग यानी फंड का ट्रीटमेंट मैंने आपको पार्ट 2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आप एक काम करो, पार्ट 2 अगर आपने देखा है तो जैसे आप फंड का ट्रीटमेंट करते हो वैसे आप डोनेशन का करोगे, और वैसे ही आप लेगेसी डोनेशन का भी करोगे। फंड में सेम था, स्पेसिफिक फंड, नॉन स्पेसिफिक फंड, यहाँ भी वही है, डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, नॉन स्पेसिफिक डोनेशन, यहाँ भी स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक। जैसे आपने फंड का किया था एक्सप्लेन, जैसे आपने फंड का ट्रीटमेंट करना है वैसे सेम टू सेम इन तीनों का ट्रीटमेंट करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब बात आती है ग्रांट। देखो गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट मिलती है, यानी गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिलता है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। अब देखो यहाँ भी सेम तरीका है, जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना ये भी दो तरीके का होता है। कभी कभी गवर्नमेंट दे देती है, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो गवर्नमेंट ग्रांट होती है नॉन स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, ज्यादातर स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉन स्पेसिफिक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज अभी देखो 2-3 साल पहले, 3 साल पहले या 4 साल पहले, मुझे डेट याद नहीं है, उत्तराखंड में जो बाढ़ आया था, उत्तराखंड में जो फ्लूड आई थी, स्पेलिंग गलत है क्या? ठीक है छोड़ो यार जो भी। उत्तराखंड में जो फ्लूड आई थी उसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने बोला था, बहुत सी कंपनी ने बोला था, बहुत सी कंपनी से बोला था गवर्नमेंट ने, एक काम करो आप वहां पे फैक्ट्री सेटअप करो, और आपके पास जो पिछले अगले 5 साल का जो टैक्स होगा वो हम आपसे नहीं लेंगे। तो सर क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, जो टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा है। और आपको मशीनरी वहां इंस्टॉल करने के लिए आपको हम 2 करोड़ या 20 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, जो भी एक लिमिट रखी कि आपको इतना पैसा हम देंगे एज अ ग्रांट के तौर पे, इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। और आपको अगले 20 साल बाद ये पैसा लौटाना पड़ेगा, या फिर आपको वहीं कम से कम अगर 20 करोड़ रुपए देंगे तो कम से कम वहां के आसपास 500 लोगों को अपने एज अ वर्कर रखना पड़ेगा, जो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के होंगे। इससे क्या होगा, वहां की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वहां थोड़ा सा स्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिला है स्पेसिफिक है। पहली बात की मशीनरी लगाने के लिए बोला है, यानी मशीनरी ही लगेगी, इसके अलावा कहीं खर्च नहीं कर सकता। और दूसरी बात उसके साथ एक और कंडीशन है कि वहां आसपास लोगों की नौकरी पे रखना है। तो ये टैक्स की बातें है, लेकिन नॉर्मल कि आप ये समझ लो कि उसको दिया गया है स्पेसिफिक पर्पज के, यानी मशीन में इंस्टॉल करने के लिए, यानी फैक्ट्री की दीवारें नहीं कर सकता, लैंड नहीं खरीद सकता, सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर सकता है, मशीन लगा सकता है। बहुत सी गवर्नमेंट बोलती है कि मैं ग्रांट के तौर पे आपको जमीन दूंगी, चलो आप काम अपना कर लो।
तो ये सारे होते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट भी सेम वही है, अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिला है तो उसको आप लायबिलिटी में शो करोगे बैलेंस शीट में, और अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट दिया है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, आपको जो मर्जी यूज करना करो, तो आपके लिए इनकम है। और इनकम होगा तो कहाँ शो करोगे, आपके लिए इनकम होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको आप क्रेडिट साइड शो करोगे, और स्पेसिफिक होगा तो लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। क्लियर है। सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, हमने पुराने स्पोर्ट्स मटेरियल को बेच दिया, तो सिंपल सी बात है, अगर आप सेल ऑफ करोगे तो ये क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल है मानता हूँ, बट है तो किसी तरह का एसेट ही ना। तो एसेट को हम बेचते तो क्या होता है, दो तरीका है, या तो सर लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा, या तीसरा नो लॉस नो गेन होगा। तो इसके केस में क्या करोगे आप, बैलेंस शीट में आपका स्पोर्ट्स मटेरियल जितना भी होगा, सपोज बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स में 1,00,000 रुपीज था, जिस दिन आप सेल करोगे उस दिन तक का डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दोगे, अगर रेट गिवन है तो, नहीं गिवन है तो नहीं माइनस होगा। सपोज हमने 4 महीने यूज करके बेच दिया और 4 महीने का डेप्रिसिएशन आ रहा है 4,000, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। तो मेरा फेस वैल्यू सॉरी बुक वैल्यू कितना है 96,000। अब इसको मैं अगर 96 में ही बेचूंगा, अगर सिर्फ 96 में बेचूंगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ भी नहीं जाएगा, नो लॉस नो गेन। अगर इससे ज्यादा बेचा, सपोज मैं 98 में बेचा, तो इस केस में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2,000 रुपए क्रेडिट चढ़ जाएगा एज ए इनकम। अगर इससे मैंने कम बेचा, सपोज मैंने 90,000 में सेल कर दिया, तो 6,000 का लॉस है, उस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 6,000 रुपए का लॉस जाएगा। उसके अलावा ये 4,000 का जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हम कैश में सेल करेंगे या बैंक में सेल करेंगे तो वो पैसा रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा और कैश और बैंक में प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। उसके बाद क्या है, सेल ऑफ ओल्ड एसेट, सेम एज इट इज ऐसी जैसे कि आपने समझा, कोई भी ओल्ड एसेट को बेचोगे, सपोज आपके फर्नीचर आपने बेच दिया, तो जब आप फर्नीचर बेच रहे हो आप देखो कि तब तक अगर हमें डेप्रिसिएशन का रेट दिया है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करो, उसकी बुक वैल्यू निकालो ऑन द डेट ऑफ सेल। ये क्या है, ये है बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल, यानी सेल की डेट पे उसकी बुक वैल्यू निकालो। अगर आप उससे ज्यादा बेचते हो तो आप गेन है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड दिखा दो, अगर यानी इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड, और अगर उससे कम में बेचो लॉस है तो उसको डेबिट साइड दिखा दो, और अगर इक्वल में बेचो तो कहीं भी नहीं जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहीं भी नहीं जाएगा, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। उसके बाद कैश और बैंक में प्लस होगा, क्योंकि कैश और बैंक एक एसेट तो डिक्रीज होगा, बाकी कैश और बैंक में प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद क्या हमारे पास, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये हमारे लिए पुराना न्यूज़पेपर अगर हम परचेज करते हैं, कभी भी हम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अगर परचेज करते हैं हमारे लिए एसेट नहीं होता, एक्सपेंस होता है। वैसे अगर ओल्ड न्यूज़पेपर को हम सेल कर देंगे तो हमारे लिए क्या है, इनकम है। इनकम है तो कहाँ जाएगा सर, इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, इसको आप शो करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन, देखो सब्सक्रिप्शन और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, या उसको हम कंज्यूमेबल आइटम भी बोलते हैं। दो मैंने सर्कल लगाया, एक सब्सक्रिप्शन पे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, यानी जो हमने गुड्स कंज्यूम किया उसकी कितनी कॉस्ट है, या उसको हम कंज्यूमेबल आइटम बोलते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर 2 या 3 नंबर का अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन आता है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इसलिए मैं इस दोनों को आप लोग एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, इसको हम एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा विथ क्वेश्चन, विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यानी जो हमारी बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो प्लीज आप नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑनरेरियम। अब देखो ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है, ऑनरेरियम का मतलब होता है एक तरह का वेजेस या सैलरी कह सकते हो, बट इसमें क्या होता है, कोई परमानेंट नहीं होता। सपोज क्या होता है, कोई हमने मान लो हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, हमारे पास कोई परमानेंट कोच नहीं है, हमने कोच को हायर किया, हमने कहा भाई 2 महीने आपको ट्रेनिंग देनी है, उसके लिए आपको 10,000 या 20,000 या 1,00,000 रुपए देंगे। 2 महीने उसने अपना काम किया फिर चला गया, मतलब परमानेंट कोच नहीं था, एज अ गेस्ट है ना, गेस्ट जैसे स्कूल में क्या होता है, गेस्ट टीचर होता है, गेस्ट टीचर को जो हम सैलरी देते हैं उसको हम ऑनरेरियम बोल सकते हैं, अगर स्कूल हमारा एनपीओ है तो, और स्कूल एनपीओ ही होता है, ठीक है ना। तो एज अ गेस्ट टीचर को जो हम सैलरी देते हैं हमारा क्या है, ऑनरेरियम है। तो क्या है सर, सैलरी ही एक्सपेंस है, आप सैलरी एक्सपेंस ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है,
एक्सपेंस तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, किस साइड, डेबिट साइड, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जिसको हम खर्च करते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, यानी ऐसी एक्सपेंसेस जिससे रेवेन्यू को जनरेट किया जाता है वो हमें रेवेन्यू एक्सपेंस है। एग्जांपल के तौर पे गया 11th में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, सैलरी है, वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट पेड है, रेंट पेबल भी है, सारी चीजें क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। इसका मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, आपको पता है ये क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब जो हमने एक्सपेंस को किया है उसकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। तो रेवेन्यू एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा क्या है, इनकम है। इसका एग्जांपल क्या है, रेंट रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, एंट्रेंस फी, एडमिशन फी। अच्छा सर क्या है, देखो मैंने क्या लिखा है, इनकम लिखा है ना यहाँ पे, एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, ये भी हमारा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, पैसा आया है। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट से क्या होगा, एग्जाम्पल तौर पे क्या है, देखो एडमिशन फी, एंट्रेंस फी, रेंट रिसीव, रेंट पेड है तो एक्सपेंस, रिसीव है तो इनकम, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अगर इन्वेस्टमेंट जनरल फंड से किया है तो, स्पेसिफिक फंड से करेंगे तो उसी में ऐड हो जाता है, याद है ना। स्पेसिफिक फंड से अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो इंटरेस्ट जो उस पर रिसीव हुआ है वो हमारा इनकम नहीं होता, लाइबिलिटी होता, उसी में ऐड हो जाता है। मैंने इस वाले में पढ़ाया था, डोनेशन यानी पार्ट 2 में पढ़ाया था, ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर किसी जनरल फंड की इन्वेस्टमेंट से आई है तो हमारे लिए इनकम है। कहीं से हमने डिविडेंड रिसीव किया, ये हमारे लिए इनकम है। तो इन सारी चीजों को हम क्या लिखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और ये सारे क्या है, हमारे इनकम है। इनकम है तो कहाँ जाएंगे, सिंपल सा, तो सर इनकम है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कैपिटल इंक्रीज होगा और एज वेल एज रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, तो उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल हमने बिल्डिंग परचेज की, यानी कोई भी आप फिक्स एसेट परचेज करोगे तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डेफिनेशन में समझा चुका हूँ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, बिल्डिंग परचेज कर लिया, मशीन परचेज कर लिया, कोई भी फिक्स एसेट परचेज कर, लैंड परचेज कर लिया, तो सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो आपको सिंपल से पता है, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में, किस साइड जाएगा, एसेट साइड। बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, एसेट साइड, ठीक है ना। ये कोई एक्सपेंस नहीं है इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड नहीं जाएगा। उसके बाद क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, फॉर एग्जांपल लाइफ मेंबरशिप फी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है। गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटल रिसिप्ट्स है। स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल रिसिप्ट्स है। यानी ऐसी रिसिप्ट्स जिसकी वजह से हमें लायबिलिटी को इंक्रीज करना पड़े वो कैपिटल रिसिप्ट्स है। ऐसे रिसिप्ट्स जिसकी वजह से मेरे को लायबिलिटी को इंक्रीज करना पड़े वो मेरा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है। गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया स्पेसिफिक के लिए, कैपिटल रिसिप्ट्स है। लाइफ मेंबरशिप लायबिलिटी में ज्यादा, कैपिटल रिसिप्ट्स है। डोनेशन, अब डोनेशन है दो तरह का, जनरल डोनेशन, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स ये वाला इनकम है, और वही डोनेशन अगर स्पेसिफिक है तो कैपिटल रिसिप्ट्स जाएगा, ये वाला लायबिलिटी है। तो समझ में आ गया होगा, कैपिटल रिसिप्ट्स किस साइड जाता है, लायबिलिटी साइड जाता है बैलेंस शीट में। उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, यानी कोई भी, देखो होता क्या है, सपोज हमारे पास हमने क्या किया, स्पोर्ट्स मटेरियल को ले लेते हैं, सपोज हमने 10 बैट्स खरीदे, पूरे साल में सिर्फ 8 बैट यूज हुए हैं, तो 8 बैट ही कंज्यूम होगा ना, तो एक्सपेंस 10 बैट हुआ कि 8 बल्ले का प्राइस हुआ, सर 8 बैट्स प्राइस का जो हुआ है वही मेरा एक्सपेंस होगा। सपोज हमने 10,000 का 10 बल्ले खरीदे हैं, उसमें से 8,000 के 8 बल्ले यूज कर लिए पूरे साल में, 2 बल्ले स्टॉक में भी बचे हुए हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कितना, 8,000 है, यानी 8,000 एक्सपेंस माना जाएगा, चाहे परचेज 10,000 हो या 12,000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम या कंज्यूमेबल आइटम, इसको बहुत अच्छे से मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको समझा दूंगा, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी। पहले इन दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, फिर उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये बहुत सिंपल सी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे कमेंट करके पूछो, मैं 100% क्वेश्चन आपको रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो, जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपको हेल्प करता रहूंगा और मेरी भी हेल्प होती रहेगी। थैंक यू सो मच, अगर यहाँ तक आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।